बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर रज़ा साहब, एंकर पर्सन भी हैं, नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं। और ये जो इख्तलाफात हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के, ये बढ़ते जा रहे हैं। और अब इससे थोड़ी देर पहले सदर आसिफ जरदारी ने फ़ोन किया मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को और उनको फौरी तौर पर कराची तलब किया है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब भी मामला ख़राब हुए हैं, मोहसिन नकवी आपको पता है कि किसके बंदे हैं और उनके जरिए मामला को हल करने की कोशिश की जा रही है। बाद लोग इसको नूरा कुश्ती कह रहे हैं, बाद कहते हैं नहीं जी नहीं, इस मरतबा जो है ना वो मामला कुछ और है। वो बड़े सीरियस किस्म के जो है वो एलिगेशन हैं जो कि एक दूसरे पे दोनों सिंध हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत के जो वज़रा हैं एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अनवर साहब, आप क्या देखते हैं, ये वाकई कोई नूरा कुश्ती है या कोई इसमें कोई आपको नजर आ रहा है कि इसमें कोई सच्चाई है? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहली बात तो यह है कि सियासी इत्तेहाद की जो हंडिया है वो बीच चौराहे फूकती है। हाँ। और तारीख इसकी गवाह है। अच्छा, ये जो आपने बात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात की, इसकी तीन वजूहात है। पहली वजह यह है कि आपने जब कोर इश्यूज होते हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ या इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस तरह के इश्यूज क्रिएट करती है कि जो आम आदमी है वो उसकी जो तवज्जो है वो इस जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनसे हट जाती है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनसे हट जाती है। दूसरी बात देखिए, नजरियाती तौर पर दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ रही हैं और माजी में भी आपने देखा 90s की दहाई में भी इस तरह की गुफ्तगू होती थी, अब फिर दोबारा शुरू होगी। इसकी वजह क्या हो सकती है? सियासी मुस्तकबिल की पेशबंदी। मुझे ये लगता है कि मरियम नवाज साहिबा को अपलिफ्ट करने के लिए ये सियासी मुस्तकबिल की जो पेशबंदी है वो भी की जा सकती है। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पंजाब होता है वफाक भी उसके पास होता है। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके पास पंजाब में उस तरह स्पेस नहीं है, वो स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। उस स्पेस को क्रिएट मरियम नहीं होने देना चाहती। मरियम को पता है कि अगर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस क्रिएट करने दी पंजाब के अंदर तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल भी तारीख हो सकता है। इसलिए वो कोशिश कर रही हैं कि वो खुद को अपलिफ्ट करें, सियासी मुस्तकबिल की पेशबंदी करें, जो कि की जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी दुखती रग है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चचा भतीजी की जो दरमियान रिफ्ट है उसको उभार रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। दोनों जो वज़रा इत्तलात हैं सिंध और पंजाब के, देखें शर्जील मेमन साहब ने एक मुबाहिसे का चैलेंज दिया जिसे अज़मा बुखारी साहबा ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया और बड़ी सख्त गुफ्तगू की अपने मशवरे अपनी जेब में रखें और पंजाब की तरफ कोई उंगली करेगा, मरियम साहब ने कहा उंगली तोड़ दी जाएगी। ये जो बयानात हैं ये सियासी बयानात हैं। अब आप कहीं इंटरव्यू करने के लिए क्या गया कि कायद मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ साहब को, फिर सदर आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को अपने पास कराची बुलाया है। उनको बुलाने का मतलब यह है कि आप इस सारे मामले को, सियासी जो कश्मकश है इसको रोकें। और रोकने की वजह क्या है? आप देखिए कि बहुत सारे जो कोर इशू है, आजाद कश्मीर का इशू बहुत बड़ा इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह चले वो अल्लाह ताला ने करम किया, वो सेटल हुआ। तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कशीदगी है वो भी आप देखेंगे, जिस तरह सैलाब का पानी उतरा है इस तरह उनकी कशीदगी भी आहिस्ता आहिस्ता। नूरा कुश्ती है फिर डेफिनेटली। देखिए ना, ये सियासी, देखिए ना, नूरा कुश्ती में भी आपने कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। देखिए ना, जब आप कुश्ती करते हैं तो एक जो रेसलर होता है वो दूसरे को मुक्के मारता है और ये तयशुदा बातें होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी हाइप क्रिएट की गई है, फिर इसको कम किया जाएगा, कौन कम करेगा? आसिफ जरदारी जब बड़े इसमें शामिल होंगे, जब फिर मोहसिन नकवी शामिल होंगे, नवाज शरीफ साहब इसमें जब मुदाखलत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे तो फिर मामला हल होगा। आपने देखा है शर्जील मेमन साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप मुदाखलत कीजिए और इस मामले को हल कीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप मरियम को समझाइए। लेकिन आज जो बड़ी सियासी जमातों के बड़ों और छोटों के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है, आप देखेंगे कि बर्फ आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी और दोनों जमातों के जो बड़े हैं और छोटे हैं, बड़े छोटों को समझाएंगे और बिल आखिर मामला सेटल होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी, ये आज परवेज रशीद ने जो कि एडवाइजर्स हैं मरियम नवाज के, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि हमें सैलाब ज़दगान के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास नहीं जाना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए, अपने वसाइल से सारा जो है वो पूरा करना चाहिए। जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि ना सिर्फ आप इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाए बल्कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो 90 अरब रुपए हैं वो भी आप सैलाब ज़दगान पर लगाए। इस पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कभी आफत आई है, जो भी गवर्नमेंट हुई है, उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को
की तरफ देखा है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, हमारे पास माली वसाइल इतने नहीं है कि हम इन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर कर सके। देखिए, आपको इंटरनेशनल डोनर की जरूरत जरूर होगी, आज नहीं तो कल आप जरूर उनकी तरफ आवाज देंगे। आपका क्या ख्याल है, पंजाब के अंदर जो साफ पानी के मंसूबे हैं वो आपके यहाँ जो फ्लाई काम करती हैं तंजीमें वो नहीं कर रही? आपके यहाँ इंटरनेशनल चीजें नहीं आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। अगर आप अपील कर लेंगे तो क्या, मुझे बताइए इसमें क्या हर्ज है? आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, या तो फिर आप कर्ज लेना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कोई भी हुकूमत ये हिसाब दे सकती है कि जिन्होंने कर्ज लिया, जिसका बोझ आप पर और मुझ पर है, वो कर्ज कहां पर खर्च किया? कभी इसका ऑडिट हो सकता है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये पैसे जो हैं वो हुकूमतों ने अपनी अखराजात के लिए, अपनी हुकूमतों को दवाम देने के लिए, अपने इदारों के साथ सेटलमेंट के लिए उन्हें किया है। आप मुझे बताएं कि जो गर्दिशी कर्जे हैं उसकी पेमेंट्स जो अदा की जा रही है, कि आप जो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं उनसे सूद पे पैसे लें और उन गर्दिशी कर्जों को उतारें, और उन सूद के जो पैसे होंगे वो आप पे करेंगे, मैं पे करूंगा। मेरा ख्याल ये है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसे इशू को बनाया गया है। देखिए, आप इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ देखें या ना देखें, आपको बिल आखिर हुकूमत ने कहा, गवर्नमेंट कह रही है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, हसन इकबाल ने मुझे बताएं 500 अरब रुपए का जो इब्तिदाई तखमीना लगाया गया है, ये आप पूरा कर सकते हैं? पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं इतने। आप अपने दोस्त ममालिक की तरफ देखेंगे, दोस्त ममालिक जब आपको, आप मुझे बताइए, चाइना ने आपकी मदद की है तो वो क्या है? वो इंटरनेशनल डोनर नहीं है, वो आपका हमसाया दोस्त मुल्क नहीं है, उन्होंने आपकी मदद की। ये सिर्फ इशू पॉलिटिकल इशू है। दोनों जानिब से पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप को मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसमें होता क्या, आप देखें, जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं, इनकी कमजोरियों का जो खमियाजा है वो आवाम और जमहूरियत को भुगतना पड़ता है, हमने देखा है। इसलिए आप ये इशू जो हैं इनको एक तरफ रखिए। सबसे बड़ी बुनियादी बात सदीक साहब ये है कि जो सैलाब ज़दगान है, मुझे बताइए, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, आपने उनको गर्म कपड़े कंबल फराहम करने हैं। डेंगू कितनी तेजी से फैल रहा है, फिर जिस्म की जल्दी बीमारियां फैल रही हैं, पेट की बीमारियां फैल रही हैं। इनको देखिए, जानवरों का खाने का चारा नहीं है, जानवरों की वैक्सीनेशन की गई है, इंसानों की वैक्सीनेशन की गई है। बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जब मरियम कहीं विजिट करती है तो जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर तमाम वसाइल ला देती है। वो समझते हैं ऐसे कि पता नहीं यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। जैसे मरियम जाती है, आप कैंप खाली, मैंने खुद देखा है कैंप खाली होते हैं। अगर आप कहें, मैं आपको एग्जांपल तो ऐसा ही है, तो जो भी वीवीआईपी जाते हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब एक और इशू है अनवर रजा साहब, आपने गुस्सा जिलों देखा कि अली मीन गंडापुर जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने एक बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया अलीमा खान के ऊपर, जो कि इमरान खान की बहन है, और यहाँ तक कहा कि वो एक खुफिया जो फौजी एजेंसी है उसकी वो एजेंट है और पार्टी को तबाह करने पर तुली हुई हैं और वो पार्टी की सरबराही संभालना चाहती हैं। आज अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मेरा पैगाम मेरी बहनें ही बाहर पहुँचाएंगी और मेरी बहनें ही मुझे रिहाई दिलवाएंगी, बाकी लोगों पर वो एतबार करने को तैयार नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इमरान खान का अदम एतमाद है गंडापुर के ऊपर? अगर अदम एतमाद है तो फिर उनको चीफ एग्जीक्यूटिव या वज़ीर आला सूबे का क्यों बरकरार रखा गया? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप जरा सुनिए कि क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं और आप तहरीक चलाएंगे? पॉसिबल नहीं। फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ 26 नवंबर की। 26 नवंबर को बुशरा बीबी और अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच जाते तो आज हालात ये ना होते। 26 नवंबर चुंगी पर अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात सुन लेते तो हालात ये ना होते। देखिए, सख्तियां जो बर्दाश्त कर रहा है वो इमरान खान और उसकी फैमिली कर रही है। अगर किसी को हमदर्दी है तो अपने बहनों को भाई से है। वो बिल्कुल अपने, वो ठीक है, वो गैर सियासी शख्सियत है, वो मुमकिन है कि गैर सियासी शख्सियत होने की वजह से वो सियासी गुफ्तगू ना कर सके, वो सियासी दाव पेज ना जानती हो, ऐसा ही है, लेकिन वो अपने भाई की हमदर्दी करती हैं, उनसे ज्यादा किसी को दुख नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब आप विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे तो मुझे ये बताइए कि फिर आप कैसे मुमकिन है कि आप किसी एक तरफ रह सके? इसीलिए इसी खदशे का इजहार जो मैं आपसे कर रहा हूँ अलीमा खान भी कर रही हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने आपको कहा, मुमकिन है कि आप एक इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आपने हुकूमत संभाली हुई है सूबे की और आप रियासत के खिलाफ जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप कैसे तहरीक चलाएंगे? आप तहरीक को डिफ्यूज कर सकते हैं, आप तहरीक को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, और आपने माजी में ऐसा किया। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर के अपने ही पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उन पर उन्होंने शक व शुबहात किए। क्यों किए? ताकि जो तहरीक चलनी थी वो ना चल सके। अगर आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने
एक डेट दी थी, आप अगर इतने सिंसियर थे उस पे तो आप उसी डेट पे जरा पाकिस्तान जाते। आपने उस डेट के आपने बानी की डेट को पीछे रखा और आपने खुद से ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इस डेट पर जाना है। फिर जब आप केपीके से, मुझे बताइए, आप रियासती सरकारी मशीनरी लेकर आप पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे मिलने नहीं दिया जाता। आपको पता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक कोई भी किसी भी सूबे का जो वजीर आला है वो अपने जेल में किसी कैदी को मिल सकता है। आपने एक लेटर लिखना है जेल इंतजामिया को, आप मिल सकते हैं। आप इमरान खान से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये क्या सियासत हो रही है, सबको दिखाई दे रहा है। ओपन शट केस है कि आप विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब मिलना हो तो फिर आपके रात के अंधेरे में फजर के वक्त आपके लिए जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये नजर आता है कि आप सिर्फ अपनी हुकूमत के साथ, देखिए एक बात आपको कहूँ, ये शायद सख्त बात होगी लेकिन पॉलिटिकल बात है, अगर बानी पीटीआई का हाथ अली अमीन गंडापुर से उठ जाए तो शायद वो काउंसलर भी ना बन सके। और उन्हें ये पता है, ये तो सबके लिए ये सबके, उनको ये पता है कि अब हाईएस्ट ओहदा उनके लिए था, हाईएस्ट ओहदा वज़ीर आला का। उन्हें पता है कि इसके बाद उन्हें वज़ीर आला भी शायद कोई ना बनाए, इसलिए वो अपने इस ओहदे को एंजॉय कर रहे हैं। उस ओहदे, आपका क्या ख्याल है कि केपीके के अंदर जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट हो रही है, आपको और मुझे पता है, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता होगा, वफाकी हुकूमत को नहीं पता होगा, उन्होंने इसलिए आंखें बंद की हुई हैं कि जब दिल चाहेगा अली अमीन गंडापुर की आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी और वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब भी अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो केपीके के अंदर गवर्नमेंट भी ना कर सके, मुमकिन ही नहीं है। फिर वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये एक इतना बड़ा कॉमन इशू है, उस पर एस्टेब्लिशमेंट को अगर आप आंखें दिखा रहे हैं, आप समझते हैं कि वो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पॉलिटिकली एक गेम कर रहे हैं और इस गेम का बानी पीटीआई को पता है, बानी पीटीआई के जरिए उनकी बहनों को पता है, पार्टी के आला ओहदों को पता है। अब आप कुछ कर नहीं सकते। बानी भी बेबस है, बानी जेल के अंदर रहकर अली अमीन गंडापुर को नहीं हटा सके। उन्हें पता है कि अगर उन्हें हटाया तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आगे बढ़ चलकर कोई बात होती है तो शायद वो उन्हीं के जरिए होगी, क्योंकि वही उन्हीं अली अमीन गंडापुर जो है वो अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। दूसरी बात सिद्दीक साहब, हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो डे बाय डे तब्दील होती है। आपने देखा कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और आज के दुश्मन कल के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है और आप देखेंगे इस वक्त एक प्रॉब्लम है इस मौजूदा हुकूमत को, वो है फाइनेंशियल इशू। वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी हल होता जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान की जिस तरह सिफारती हैसियत तब्दील हुई है, स्पेस बड़ा है सिफारती, इस तरह इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो डिफेंस मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ और जो पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पूरी इस्लामी कंट्रीज जो 57 ममालिक हैं वो पाकिस्तान उसमें उनकी सरबराही कर रहा है, ये आम बात नहीं। फिर आप देखिए जो हमारे फील्ड मार्शल है, ट्रंप ने पहली दफा ऐसा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी फील्ड मार्शल को, आर्मी चीफ को बुलाकर जितनी इज्जत और तौकीर उन्होंने बख्शा नहीं, मुलाकात के बाद जब प्राइम मिनिस्टर से हमारे उनकी मुलाकात हुई उसमें भी मौजूद थे, फिर उन्होंने कहा कि वो बड़ी आला और बेहतर शख्सियत है। देखिए आपने अपने से 5 गुना बड़ी जो दिफाई कुव्वत है उनको शिकस्त दी और उनको शिकस्त देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया अब आपकी तरफ देख रही है। आपने फलस्तीन के मामले में इंटरवीन किया और आपने अपनी इनपुट दी इस्लामी ममालिक के साथ, वरना इंतहाई माजरत के साथ ऑपरेशन से पहले तो आप पाकिस्तान को पूछता नहीं था ना सिफारती सतह पर। ये दिफाई बर्तरी ने पाकिस्तान की सिफारती स्पेस को बढ़ाया है। अब पाकिस्तान को चाहिए, इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि आप अपने सिफारती स्पेस के साथ साथ इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। ये होती है एक वर्किंग जर्नलिस्ट और एक ऐसे सहाफ़ी की गुफ्तगू नॉन स्टॉप 220 की स्पीड से अनवर रजा साहब चले हैं, क्योंकि जब ये वो रहता वो बड़े बड़े हर जो सहाफ़ी है ना वो एंकर बन सकता है, हर एंकर सहाफ़ी नहीं होता। अनवर रजा साहब ने ये भी साबित कर दिया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आप ये व्लॉग देखेंगे तो ये जो 12-13 मिनट की गुफ्तगू है इसमें मेरे 3 मिनट हैं, अनवर रजा साहब के 10 मिनट है, लेकिन उनकी तमाम जो गुफ्तगू है दलील दलाइल के ऊपर जो है वो मबनी है और उनका जो ख्यालात है वो आपने सुन लिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।